सो वेलकम बैक। दिस इज़ द प्लेटफॉर्म ऑफ एसपी स्मार्ट कॉम्पिटेटिव हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 6 एवोल्यूशन का पार्ट 6 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे? डार्विनिज्म थ्योरी देखेंगे और कंक्लूजन देखेंगे लेमार्किज्म का, जो लास्ट वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कि हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो लेमार्किज्म थ्योरी के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाई थी किसने? अगस्थस वाइजमैन ने लगाई थी। तो क्या क्रिटिसिज्म थे लेमार्किज्म थ्योरी के जो अगस्थस वाइजमैन ने दिए थे? अगस्थस वाइजमैन जो थे बच्चे, उन्होंने क्या किया था बच्चे? इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, जिस एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? डिकॉर्डलाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन रैट। अगस्थस वाइजमैन ने कंडक्ट किया था। ऑब्जेक्शन जो थी लेमार्किज्म्स के ऊपर। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ऑब्जेक्शन की थी लेमार्क के ऊपर। किसने? अगस्थस वाइजमैन। डिकॉर्डलाइजेशन मतलब कॉर्डल होती है टेल, और डिकॉर्डलाइजेशन टेल कट करके ब्रीड करवाना फीमेल माइस के साथ। ठीक है, और फिर हमने चेक करना है कि नेक्स्ट जनरेशन में हमारे पास ऑफस्प्रिंग कटी हुई टेल वाले आए कि नहीं आए। तो ऐसा करते करते, क्योंकि जो लेमार्क था वो क्या कहता था बच्चे, आपने जो भी करेक्टर थ्रू आउट लाइफ अपनी बॉडी पे एक्वायर किए हैं तो वो आपकी नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट हो सकते हैं। बट सेम ऐसा ही प्रोसेस अगर आप अपनी बॉडी पे टैटू वगैरह बनवा रहे हो तो नेक्स्ट जनरेशन में थोड़ी आएंगे। तो ये एक एक्सपेरिमेंट किया अगस्थस वाइजमैन ने एक रैट पे, मतलब उन्होंने रैट की टेल कट की और उसको ब्रीड करवाया, और नेक्स्ट जनरेशन में पूरी टेल वाला रैट आया, कटी हुई टेल वाला थोड़ी आया। ठीक है, तो इसने कब तक 21 ईयर तक ये कंटिन्यूसली एक्सपेरिमेंट किया, बट ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो ये साफ क्रिटिसिज्म था अगस्थस वाइजमैन की तरफ से लेमार्क के लिए। तो ये सोमेटोप्लाज्म एंड जर्म प्लाज्म वाले प्रोसेस से स्टडी करते थे। देखो कैसे, अगस्थस वाइजमैन थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी, दैट इज जर्म प्लाज्म। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी प्रोटोप्लाज्म इज ऑफ 2 टाइप। प्रोटोप्लाज्म 2 टाइप का होता है हमारी बॉडी में, एक है सोमाप्लाज्म और एक है जर्म प्लाज्म। सोमाप्लाज्म मतलब प्रोटोप्लाज्म ऑफ सोमेटिक सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है उसको सोमाप्लाज्म बोले, और प्रोटोप्लाज्म ऑफ जर्म सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है, जैसे गैमीट सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है उसको हम लोग जर्म प्लाज्म बोलेंगे। अब वाइजमैन कहता है कि जब भी आप रिप्रोड्यूस करवाते हैं तो जो सोमेटिक सेल कौन से होते हैं? बॉडी के सेल होते हैं। और जर्म सेल्स कौन से होते हैं? रिप्रोडक्टिव सेल, एग सेल्स, स्पर्म सेल्स। ठीक है बच्चे, तो ये बोल रहा है कि जैसे इसने टेल कट की थी तो टेल के ऊपर सोमेटिक सेल होंगे। तो ये बोल रहा है कि जो सोमेटिक सेल होते हैं वो कभी भी नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट नहीं होते। ये कौन कहता है? अब ये वाइजमैन कहते हैं। वो जो सोमेटिक सेल होते हैं वो इंडिविजुअल के साथ ही डाई कर जाते हैं, और एनी चेंज इन सोमाप्लाज्म विल नॉट बी इनहेरिटेड। सोमाप्लाज्म की कोई भी चेंज जो होती है वो इनहेरिट नहीं होती। अब इसके अकॉर्डिंग ये बोलता है, वाइजमैन कहता है कि जो प्रोटोप्लाज्म जर्म सेल्स का है वो क्या करता है? गिव राइज टू न्यू लाइफ, है ना। और एनी चेंज इन द जर्म प्लाज्म इज इनहेरिटेड। ठीक है, वो किसके द्वारा? जो भी जर्म प्लाज्म के अंदर चेंज दिखती है वो किसकी वजह से? जर्म सेल की वजह से दिखती है, न्यू यंग वन में। एनी चेंज इन जर्म प्लाज्म इज इनहेरिटेड। इट इज़ नोन एज थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म सेड बाय वाइजमैन। ये बोल रहा है कि जो भी करेक्टर आप ऑफस्प्रिंग में देखते हो वो रिप्रोडक्टिव सेल्स ही इनहेरिट करता है, सोमेटिक सेल का कोई रोल नहीं होता। कौन कहता है बच्चे? अगस्थस वाइजमैन। बट फिर साइंटिस्ट ने इसको क्रिटिसाइज़ किया कि ऐसा नहीं होता है बच्चे, जैसे बाल्डनेस हेयर की स्किन पे देखने को मिलता है, ये भी तो बॉडी ऑर्गन है ना, बॉडी सेल है। फिर उसके बाद हमारी स्किन पे बहुत सारी डिजीज़ होती हैं, ये भी बॉडी सेल्स हैं, सोमेटिक सेल्स हैं। तो बच्चे हम ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म में ये चीज़ बोली थी कि जर्म प्लाज्म ही चीज़ें इनहेरिट करता है, ना कि सोमेटिक सेल। इवन कि स्किन के ऊपर स्किन सेल जो है वो सोमेटिक सेल्स हैं, बट स्किन डिजीज़ भी जो होती है वो इनहेरिट होती है। बाल्डनेस, गंजापन, वो भी इनहेरिट होता है, तो वो तो सब सोमेटिक सेल्स में ही दिखता है। ठीक है ना, तो यहाँ से ये फेल हो गया था। अब जो लेमार्क को फॉलो करते थे उनको नियो लेमार्किज्म कहते हैं। ये 2 छोड़ देना, बट दोनों को, पैकार्ड और स्पेंसर को याद रखना। टोटल कितने हैं? 4। ये इंपॉर्टेंट है। ये लेमार्क के काम को सपोर्ट करते थे। द कंट्रीब्यूशन ऑफ लेमार्क ग्रेजुअली एक्सेप्टेड द कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। ठीक है बेटा। अब थ्योरी ऑफ नियो लेमार्किस्ट क्या कहती है? कंसिडरेशन एडॉप्शन इज अ यूनिवर्सल।
मतलब थ्योरी ऑफ लेमार्किज्म कहती है कि जो अडॉप्टेशन है वो क्या है, एक यूनिवर्सल है। अगर इंसान अडॉप्ट कर लेगा तो वो इवॉल्व हो ही जाएगा। ऑर्गेनिज्म एक्वायर न्यू स्ट्रक्चर ड्यू टू देयर एडॉप्टेशन टू द चेंज इन्वायरमेंटल कंडीशन। ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपना एक न्यू स्ट्रक्चर एक्वायर कर लेता है विद रिस्पेक्ट टू एडॉप्टेशन एंड चेंज इन द एनवायरमेंटल कंडीशन। ये कौन कहता है, ये नियो लेमार्किस्ट कहता है। अकॉर्डिंग टू लेमार्क एंड नियो लेमार्किज्म एवोल्यूशन इज कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन चेंज इन्वायरमेंटल कंडीशन। बस इसका ये जितना याद रखना है। ये हो गया आपका लेमार्किज्म थ्योरी। अब हम देखते हैं बच्चे डार्विनिज्म थ्योरी क्या होता है। देखो डार्विनिज्म थ्योरी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, डार्विनिज्म थ्योरी जो है इसकी को हम नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी भी कहते हैं। इट इज़ इवोल्यूशनरी थ्योरी प्रपोज बाय चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। कब, 1882 में डेथ हुई थी, 1809 में पैदा हुआ। डार्विनिज्म थ्योरी को हम नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी कहते हैं। डार्विनिज्म थ्योरी, डार्विन ने एक बुक लिखी थी जिसका टाइटल ओरिजिन ऑफ स्पीशीज था, और इस बुक के अंदर इस डार्विन ने अपनी डार्विनिज्म थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, और क्या एक्सप्लेन किया था, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ किसने दिया है, बताओ कमेंट करके। अब बताओ, अभी बताया भी था क्लास में, ओरिजिन ऑफ लाइफ किसने दिया है। अब हमें पता है कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज डार्विन ने दिया, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ किसने दिया, बताओ कमेंट करके, शाबाश। हिस्ट्री ऑफ डार्विन। अब देखो, व्हेन डार्विन रीचेज टू गैलापागोस आइलैंड, मानो कि डार्विन जब पहुंचता है गैलापागोस आइलैंड, वो जो गैलापागोस आइलैंड था वो कितने ग्रुप का था, 21 आइलैंड के ग्रुप का था। किसी भी क्वेश्चन पे एक गैलापागोस आइलैंड, उस पर टोरोटाइज की स्पीशीज ज़्यादा थी, इसीलिए डार्विन ने उसको लिविंग वर्ल्ड बोल दिया। सच नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन लिविंग लाइक नेचुरल सिलेक्शन। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है कि इस अर्थ पे जो स्पीशीज सर्वाइव कर रही है तो उसको नेचर ही सेलेक्ट कर रहा है ना बच्चे। ठीक है, Darwin observed 14 different species of birds of the different islands on the basis of different beaks। क्योंकि डार्विन जिस आइलैंड पे गया था उसको गैलापागोस आइलैंड बोलते थे, और उस पे जो डार्विन फिंचेस थी, मतलब जो बर्ड्स थे, उनकी जो बीक्स थी बच्चे, वो कैसी थी, बच्चे, डिफरेंट थी, डिफरेंट बीक्स थी। समझ आए। तो डार्विन बोलता है कि ये जो गैलापागोस आइलैंड है, कहीं ना कहीं ये गैलापागोस आइलैंड जो है ये 14 किससे बना हुआ है, ये किससे बना हुआ है गैलापागोस आइलैंड। ये जो गैलापागोस आइलैंड है बच्चे 21 आइलैंड से मिलके बना हुआ है। तो इसने बताया, इसने यहाँ पर देखा कि ये जो एक आइलैंड है ये डिफरेंट हैबिटाट से डिफरेंट स्पीशीज आई हैं, तभी इनकी जो बीक्स है वो डिफरेंट है। मतलब ये एक आइलैंड डिफरेंट आइलैंड से बना है, तो इसका मतलब ये जो डिफरेंट बीक्स हैं बर्ड्स की, तो ये डिफरेंट आइलैंड्स पे डिफरेंट फीडिंग हैबिटाट होगा, तो तभी इनकी बीक जो है वो कैसी है, डिफरेंट है। ठीक है, तो इसको बच्चे हम लोग देखते हैं। डार्विन ऑब्जर्व दैट द फिंचेस ऑन द गैलापागोस आइलैंड हैड सिमिलर बॉडी स्ट्रक्चर बट डिफरेंट बीक शेप्स एंड साइज। ठीक है, ही एजम्प्टेड, हाइपोथेसाइज्ड का मतलब होता है एजम्पशन। ही एजम्प्ट दैट दीज डिफरेंस अरोज बिकॉज द फिंचेस अडॉप्टेड टू डिफरेंट इन्वायरमेंट एंड फूड सोर्सेज। ठीक है बच्चे, ठीक है, हम इसको ऐसे बच्चे एक बार ये सारा देख लेना, यहाँ से एक बारी फिर से ये पूरा देख लो। यहाँ से आगे हमने स्टार्ट किया था, यहाँ से स्टार्ट किया था। ठीक है, ये हो गया था, ये हो गया था बच्चे, ये सब हो गया है। ठीक है, ये हमने कर लिया है। डार्विनिज्म थ्योरी हमने कर लिया है बच्चे। हिस्ट्री हम लोग इसकी पढ़ चुके थे। ठीक है, और ये डिफरेंस, एडॉप्टिव रेडिएशन और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन हमने देख लिया था। ठीक है, डार्विन फिंचेस हमने देख ली थी। अब हम पढ़ रहे थे थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, किसने दी थी, चार्ल्स डार्विन ने दी थी। किसने दी थी बच्चे, चार्ल्स डार्विन ने दी थी। ठीक है, स्टेटमेंट क्या था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट विच आर सेलेक्टेड बाय द नेचर। उसी को नेचुरल सिलेक्शन कहेंगे। ठीक है, मतलब नेचर उसी को मतलब नेचर जो है वो किसको सपोर्ट करता है,
नेचर भी उसी को सपोर्ट करता है जो फिट होगा, है ना, जो बदलते समय के साथ अपने आप को बदलेगा, तो वही सर्वाइव करेगा, जिसको नेचर सपोर्ट करेगा वही रिप्रोड्यूस करेगा, और जो अपने आप को बदलते समय के साथ बदलेगा वही सर्वाइव करेगा, वही रिप्रोड्यूस करेगा और वही नेक्स्ट जनरेशन में अपने जीन को ट्रांसफ़र करेगा। डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन डजेंट एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली एवोल्यूशन इज बट एक्सप्लेन हाउ एवोल्यूशन में माइट अकर। ठीक है, मेन पोस्टुलेट क्या थे बच्चे इसके? मेन पोस्टुलेट देखो, मेन पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी सेट बाय डार्विन क्या थे? अनलिमिटेड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, उसको हम जियोमेट्रिक ग्रोथ कहते हैं, बट लिमिटेड रिसोर्स, उसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। देखो बच्चे, जैसे मैं आपको बता रहा था, ये रिसोर्स है, रिसोर्स कैसे मल्टीप्लाई होता है? 1 2 3 4 5, रिसोर्स की मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बट पॉपुलेशन 1 2 4 8 16 32 ऐसे करके। ठीक, अब देखो नेचर कैसे सिलेक्ट करता, अगर एक रिसोर्स है तो एक पॉपुलेशन रहेगी, 2 रिसोर्स हैं तो 2 पॉपुलेशन, 3 रिसोर्स हैं तो 4 पॉपुलेशन नहीं 3 पॉपुलेशन रहेगी, एक एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम बोलेंगे जो एलिमिनेट हो गया वो इकोसिस्टम से रिजेक्ट हो गया, और जो रिसोर्स खा के ज़िंदा है तो वो इकोसिस्टम में सर्वाइव करेगा। ठीक है बच्चे, तो नेचर सेलेक्ट कर रहा है ना बच्चे, जितना हमारे पास रिसोर्स होगा उतनी हमारी पॉपुलेशन भी होगी, जो ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो उसको नेचर बैलेंस कर लेगा, बिना रोटी वाले मर जाएंगे जिनको रोटी नहीं मिलेगी। समझ आइए बच्चे? ठीक है, तो अगर हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, रिसोर्स लिमिटेड है, तो अब हमारे पास एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल बढ़ जाएगी, कंपटीशन इंक्रीज कर जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा? लीड टू वेरिएशन। तो वेरिएशन आ जाएगी बच्चे, एक यूजफुल वेरिएशन होती है, एक नॉन यूजफुल वेरिएशन होती है। यूजफुल वेरिएशन मतलब गुड स्ट्रेटजी और बैड स्ट्रेटजी। नॉन यूजफुल वेरिएशन मतलब क्या हुआ? यूजफुल वेरिएशन का मतलब होता है कि मानो एक टारगेट है हमारा, मेडिकल सीट है, गवर्नमेंट मेडिकल सीट लेनी है हमने, एक दिन रात बच्चा पढ़ रहा है और सीट ले रहा है, उसकी गुड स्ट्रेटजी है। ठीक है, और एक बैड स्ट्रेटजी, थोड़ी देर पढ़ता है बट उसको भी सीट चाहिए, तो नॉन यूजफुल वेरिएशन। तो अब ये क्या हो जाएगा बच्चे? अब नेचुरल सिलेक्शन किस में होगी? जिसकी गुड स्ट्रेटजी होगी, यही रीच करेगा बच्चे, है ना, इसी को रिसोर्स भी हेल्प करेगा। तो बता रहा है कि वन हु इज़ रेडी टू चेंज विद द चेंजिंग टाइम, वन हु इज़ रेडी टू चेंज विद द चेंजिंग टाइम। ठीक है, नेचर इज ऑलवेज सिलेक्ट अदरवाइज एलिमिनेट फ्रॉम द कंपटीशन। ठीक है, अब हम देखते हैं शॉर्ट नोट ऑन डार्विन पोस्टुलेट्स। डार्विन के पोस्टुलेट के शॉर्ट नोट हम लोग देखते हैं। ओवर प्रोडक्शन मतलब अनलिमिटेड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, लिमिटेड रिसोर्स हो जाएंगे, फूड शेल्टर, ज़्यादा पॉपुलेशन, रिसोर्स कम, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा, इंटरस्पेसिफिक स्ट्रगल और स्ट्रगल विद द इन्वायरमेंट। इंटरस्पेसिफिक स्ट्रगल में स्ट्रगल सेम स्पीशीज में होता है, डिफरेंट स्ट्रगल बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है बच्चे, अब मानो ये मोर फिरोशियस होता है, ये लेस फिरोशियस होता है डेंजरस। कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल अच्छी नहीं होती है। ऑर्गेनिज्म आर फाइटिंग फॉर द सेम रिसोर्स, ऑर्गेनिज्म आर फाइटिंग फॉर द सेम रिसोर्स, सबको क्या चाहिए? मेडिकल सीट ही चाहिए। तो जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, रिसोर्स कम है, कंपटीशन बढ़ जाएगा, है ना। फिर स्ट्रगल डिफरेंट, एक को आईआईटी के लिए जाना, एक को नीट के लिए जाना, तो यहाँ पर लेस कंपटीशन हो गया ना बच्चे। दे माइट बी शेयरिंग अ हैबिटेट, कंपटीशन तो कम हो गया बट फिर भी अभी कुछ ना कुछ वो एक हैबिटेट कॉमन शेयर कर रहे हैं। जैसे पानी, वाटर, डियर भी पिएगा, टाइगर भी पिएगा, बट डियर ग्रास भी खाएगा ना, टाइगर फ्लैश खाएगा, तो दोनों थोड़ी देर के लिए सेपरेट हो गए, कुछ समय के लिए मिलेंगे, तो यहाँ पर एक दूसरे के मरने की संभावना कम हो जाएगी। स्ट्रगल अगेंस्ट इन्वायरमेंटल फैक्टर मतलब जैसे हीट, कोल्ड, ड्रॉट्स, है ना, तो बोला कि जो ठंड में मर जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा, जो ठंड को बर्दाश्त करके आगे नेक्स्ट सीजन में पहुंच जाएगा तो नेचर उसी को सिलेक्ट करेगा। समझ में आ गए बच्चे? ठीक है, कंपटीशन इज नॉट गुड ऑल द टाइम बिकॉज दे हार्म बोथ द पार्टनर्स, नीड टू डिक्रीज द कंपटीशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म फॉर सर्वाइवल। ठीक है, अब खुद भी सोच सकते हो बच्चे, कंपटीशन कंटिन्यूसली अच्छी बात नहीं होती है। ठीक, कंपटीशन को कम करना है। यूनिवर्सल अकरेंस ऑफ वेरिएशन, यूनिवर्सल का मतलब एक होगी यूजफुल वेरिएशन, एक होगी नॉन यूजफुल। यूजफुल वेरिएशन सर्वाइवल के लिए बेस्ट है और नॉन यूजफुल वेरिएशन अगर होगी तो एलिमिनेट हो जाएंगे इकोसिस्टम से। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नॉट स्ट्रॉन्गेस्ट, सर्वाइव रिप्रोड्यूस पास टू द नेक्स्ट जनरेशन। ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, दैट इज नोन एज स्पीसिएशन। दिस इज व्हाट सेड बाय द डार्विन। ठीक है, क्या रीज़न थे? देखो एक चीज़ तो अकॉर्डिंग टू डार्विन एवोल्यूशन शॉर्ट एंड कंसाइज, ग्रेजुअल होती है एवोल्यूशंस,
स्लो होती है और डायरेक्शनल होती है। डायरेक्शनल का मतलब इंडिविजुअल्स ought टू चेंज पॉजिटिव वेरिएशन टू मेक। डायरेक्शनल का मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिट विच इज सिलेक्टेड बाय द नेचर। रिसोर्स भी उसी को सपोर्ट करेगा, उसको डायरेक्शनल बोलते हैं। ओवर प्रोडक्शन का क्या रीज़न था बच्चे? ओवर प्रोडक्शन का रीज़न होता है कि एवरी ऑर्गेनिज्म टेंड टू इंक्रीज इट्स पॉपुलेशन इन अ लार्ज प्रोपोर्शन। क्यों? बिकॉज दे फील अनस्टेबल विद द इन्वायरमेंट एंड गिव अनफेवरेबल कंडीशन फॉर फेयर टू एलिमिनेट फ्रॉम द। उनको लगता है कि हम कम हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, इन्वायरमेंट से हम एलिमिनेट हो जाएंगे, इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पॉपुलेशन रखनी है। दीज ऑर्गेनिज्म डोमिनेट द इन्वायरमेंट विद ओवर प्रोडक्शन, अनलिमिटेड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, स्टेबल ऑर्गेनिज्म आर नॉट। पैरासाइट हो गए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जैसे स्पर्म है, उनका नंबर ज़्यादा होता है क्योंकि वो बहुत अनस्टेबल होते हैं। फाइनली एक ही पहुंचता है एग तक, बाकी सब मर जाते हैं, इसलिए उनका नंबर ज़्यादा है। और एग ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए उसका नंबर कम होता है। माउस, पैरामीशियम, इनका नंबर ज़्यादा है। सैल्मन फिश प्रोड्यूस 28 मिलियन एग, है ना। स्टार फिश 1 मिलियन एग, ठीक है। दिस इज़ टू मच ओवर प्रोडक्शन इज एक्वेटिक हैबिटेट, यस आर नो? नो, इतनी प्रोडक्शन नहीं होती है, वो डेथ कर जाते हैं बिकॉज लिमिटेड रिसोर्स, वहाँ पर लिमिटेड रिसोर्स होंगे ना बच्चे, इसका आंसर नो आएगा। हाई पॉपुलेशन इज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी इज फॉलो। ठीक है बच्चे, तो इसका जो क्रिटिसिज्म है बेटा, क्रिटिसिज्म सभी बच्चे यहाँ से करेंगे। क्रिटिसिज्म जो है ना बेटा, सभी बच्चे यहाँ से करेंगे कि डार्विन के काम पे क्या क्या क्रिटिसिज्म आए थे। सभी बच्चे यहाँ से देख लेना बच्चे। बच्चे, डार्विन के पास कुड नॉट एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन का जो ओरिजिन है वो कहाँ से आया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, पहला क्रिटिसिज्म। दूसरा, ये कह रहा है कि इफ़ एवोल्यूशन इज डायरेक्शनल एंड सपोज टू मेक अस बेटर फिट फॉर इन्वायरमेंटल, देन व्हाई सम इंडिविजुअल शोज नॉन यूजफुल वेरिएशन। बोल रहा है इन्वायरमेंट में दो टाइप की स्पीशीज हैं, तो क्यों नेचर जो है वो सिर्फ डायरेक्शनल ही शो करता, मतलब ऐसा क्यों है कि जो पॉजिटिव ही हैं वही सिलेक्ट होते हैं, जो पॉजिटिव नहीं होते हैं वो सिलेक्ट नहीं करता नेचर, ऐसा क्यों है? इसके पास ये भी आंसर नहीं था। इसके पास कोई आइडिया नहीं था अराइवल ऑफ फिटेस्ट थ्योरी कहाँ से आई है, और फिर उसके पास ये भी आइडिया नहीं था, कुड नॉट एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ को एवोल्यूशन। को एवोल्यूशन का मतलब होता है कि जैसे एक फ्लावर पे एक बटरफ्लाई या कोई जैसे इंसेक्ट है वो उस पर फीड करता है ना, नेक्टर और प्रोबेसिस। इंसेक्ट में प्रोबेसिस है और फ्लावर में नेक्टर है, तो उनकी ग्रोथ साथ साथ में होती है। जैसे जैसे प्रोबेसिस बीज में ग्रो करता है वैसे ही नेक्टर भी फ्लावर के अंदर ग्रो करता है, ठीक है। तो उसको को एवोल्यूशन कहते हैं। तो उसको कोई कॉन्सेप्ट नहीं था इसका। कुड नॉट एक्सप्लेन द सोमेटिक एंड जर्म सेल्स, ठीक है। कुड नॉट एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन एंड नो नॉलेज ऑफ जेनेटिक्स, मोर इंपॉर्टेंट। तो इनका जब इसके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था तो फिर उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी आएगी, डार्विन की थ्योरी को भी पास कर देगी, बट इसके बहुत सारे कैरेक्टर अभी भी माने जाते हैं, इसीलिए इस थ्योरी को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है बच्चे, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।